आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। म्यांमार में आधी रात को फिर आया ज़लज़ला। अब तक 694 अफराद की मौत। भारत ने म्यांमार को भेजी 15 टन इमदादी अशिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज से बिहार का 2 रोज़ा दौरा। बीजेपी और एनडीए के लीडरों से इंतखाबी हिकमत अमली पर करेंगे बातचीत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज माहौलियात पर मबनी 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। माहौलियात से मुताल्लिक़ चैलेंजों और इंतजाम पर होगी बामाना बातचीत। ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर बातचीत के होंगे अच्छे नताइज। अमेरिकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बताया बहुत अच्छा दोस्त। और मौसम ने बदला मिजाज। मगरबी बंगाल, सिक्किम समेत मुल्क की कई रियासतों में बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। राजस्थान में तूफान का अलर्ट। दर्जा हरारत में आई कमी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। म्यांमार में जलजले से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कल दोपहर 7.7 शिद्दत के जलजले से म्यांमार और थाईलैंड में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद भी जलजलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। म्यांमार में आधी रात को एक बार फिर लोगों ने जलजले के झटके महसूस किए। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक म्यांमार में रात 11:56 पर जलजला आया। रेख्तर पैमाने पर इस जलजले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। इसका मरकज म्यांमार के शहर मांडले के नजदीक था। आधी रात को आने वाले इस जलजले के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। कल दोपहर म्यांमार और उसके पड़ोसी मुल्क थाईलैंड में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस जलजले से ऊंची इमारतें, पुल और डैम तबाह हो गए। इस जलजले की वजह से म्यांमार में कम से कम 694 अफराद हलाक जबकि 1670 जख्मी हैं। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में एक ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला इमारत गिरने से कम 10 अफराद हलाक हो गए। जलजले से होने वाली अमवात, जख्मी और तबाही की मुकम्मल तस्वीर अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है, खास तौर पर म्यांमार में जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है। ये खाना जंगी में उलझा हुआ है और खबरें बाहर जाने पर बंदिश है। सीनियर जनरल मिन आंग हेलेंग ने कहा कि म्यांमार में हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। म्यांमार की हुकूमत ने कहा है कि सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में खून की बहुत ज्यादा जरूरत है। टूटी हुई सड़कों और तबाहशुदा शाहराहों के साथ साथ मंडाले में टूटे हुए पुलों और डैमों की तस्वीर इस बारे में मजीद खदशात पैदा कराती है कि बचाव टीमें मुल्क के कुछ ऐसे इलाकों तक कैसे पहुंच सकेंगी जहां पहले ही बड़े पैमाने पर इंसानी बहरान का सामना है। भारत ने इंसानी इमदाद के तौर पर म्यांमार को 15 टन इमदादी सामान भेजा है। ये इमदादी सामान हिंडन एयरबेस से भारतीय फिजाइया के J-130C तैयारे के जरिए भेजा गया था। इस इमदाद का मकसद म्यांमार में जारी इंसानी बहरान को कम करना है। अहम इमदादी अशिया में खेमे, स्लीपिंग बैग, कंबल, तैयार शुदा खाना और पानी साफ करने का सामान शामिल है। यही नहीं, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और ज़रूरी अद्वियात जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, सिरिंज, दस्ताने, रुई की पट्टियां और यूरिन बैग भारत की ड्यूटी फ्री सामान के तौर पर म्यांमार भेजे गए हैं। बिहार में इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार का दौरा करेंगे। अमित शाह पटना में बीजेपी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। इस मुलाकात में आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर बातचीत का इम्कान है। इसके अलावा अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में माहौलियात पर मबनी कौमी कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT कर रहा है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस माहौलियाती माहिरीन, पॉलिसी साजों और कारकुनों को अहम माहौलियाती मसाइल पर बात करने का मौका फराहम करेगी।
मरकजी हुकूमत ने काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए हैं। मरकजी काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक अज्जा मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बिहार में दरियाए कोसी के सैलाब को कंट्रोल करने के लिए दरियाए कोसी को मीची नदी से जोड़ने के मंसूबे को भी मंजूरी दी गई है। मोदी हुकूमत ने किसानों को खाद की सब्सिडी के लिए 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है और बिहार में एक नई कौमी शाहराह की इजाजत दी गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड के सरकारी दौरे पर जाएंगे। वजीर-ए-आजम मोदी के थाईलैंड के दौरे के बारे में बताते हुए वजारत खारजा के मशरक़ी उमूर सेक्रेटरी जयदीप मजूमदार ने कहा कि वजीर-ए-आजम मोदी 6th बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए थाईलैंड जाएंगे। Prime Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. This will be Prime Minister's third visit to Thailand. In November 2019, he had attended the ASEAN and East Asia Summit that was hosted by Thailand. And earlier he had been to Bangkok en route to Tokyo in November 2016 when he had gone to pay homage to the late King Rama IX. As you know, India and Thailand have historically warm bilateral relations, shared civilizational, cultural and religious bonds. Thailand is India's maritime neighbor, a valuable partner in our Act East policy and vision for the Indo-Pacific, and also a highly valued partner in BIMSTEC. वज़ीर-ए-आज़म मोदी के श्रीलंका के दौरे के बारे में मालूमात देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि बैंकॉक में बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर-ए-आज़म 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके की दावत पर श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। Following the BIMSTEC summit in Bangkok, Prime Minister will travel to Sri Lanka from 4th to 6th April for a state visit on the invitation of President Anura Kumara Dissanayake of Sri Lanka. You would all recall that President Dissanayake had visited New Delhi in December of 2024 on his first overseas visit after taking office as president. And now Prime Minister Modi is returning this visit by becoming the first foreign leader to be hosted by President Dissanayake in his capacity as President of Sri Lanka. नवरात्रि और रामनवमी के पुरमसरत मौके पर ऑल इंडिया रेडियो के आराधना यूट्यूब चैनल पर भक्ति से सराबोर नश्र किए जाएंगे। ये खुसूसी प्रोग्राम आराधना चैनल पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक टेलीकास्ट किए जाएंगे। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने ये इत्तला दी। इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ रहे हैं देवी माँ की भक्ति से सराबोर अनेकों कार्यक्रम। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आप जुड़े रहिए आराधना चैनल के साथ और सुनिए विशेष कहानियाँ, देवी माँ के अनेक स्वरूप और विभिन्न शक्तिपीठों पर खास कार्यक्रम और प्रभु श्री राम जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से रामनवमी पर लाइव कमेंट्री। जुड़े रहिए आराधना चैनल से, जुड़े रहिए आकाशवाणी से। और चारा घोटाला मामले में लालू यादव की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए की वसूली के लिए बिहार हुकूमत अदालत जाएगी। इसकी वसूली आरजेडी सरबराह की जायदाद से की जानी है। इसके लिए बिहार हुकूमत सीबीआई और महकमा इनकम टैक्स से बातचीत कर रही है। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार में इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन इससे ऐन कबल रियासती हुकूमत ने चारा बदूनवानी मामले में बड़ा कदम उठाया है। आरजेडी सरबराह लालू यादव से 950 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। नीतीश कुमार की हुकूमत ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये रकम उनकी जायदाद से वसूल की जाएगी। इस मामले में अब तक लालू यादव समेत कई लोगों को सजा हो चुकी है, लेकिन गबन की गई रकम अब तक हुकूमत को वापस नहीं की गई है। यानी हुकूमत उन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है जिन्होंने 1990 की दहाई में चारे का पैसा गबन किया था। ऐसे भ्रष्टाचारी का सबसे पहले सजा के पहले
स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए, ताकि इस तरह के मनोबल नहीं बढ़ सके। पटना हाईकोर्ट ने चारा बदउनवानी मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए इस बदउनवानी की रकम की वसूली की जिम्मेदारी भी सीबीआई को सौंप दी थी। ये वसूली मुजरिमों की जायदाद जब्त करके की जानी थी, लेकिन तकरीबन 2.5 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद इस बदउनवानी का 1 रुपया भी सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा। ऐसे में बिहार हुकूमत ने लालू प्रसाद से रकम की वसूली का अमल शुरू कर दिया है। इस मामले में सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ बातचीत की जा रही है। बिहार हुकूमत के वजीर नितिन नवीन ने कहा कि गरीब आवाम का पैसा लूटा गया है। रकम की वसूली के लिए हुकूमत कानून के तहत जायदाद कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। हुकूमत हर कीमत पर रकम वसूल करेगी। इस मामले में जेडीयू की तरफ से भी लालू यादव को तनकीद का निशाना बनाया गया है। जो लोग दोषी हैं या जो अवैध संपत्ति सरकार और एजेंसी की नजर में आई है, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का इंसान हो, कानून अपना काम कर रहा है और वो अवैध संपत्ति सरकार निश्चित रूप से जो है उसको अपना अधिकार क्षेत्र में लेगी। लालू जी के परिवार के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति आवंटन से ज्यादा पशुपालन में की गई निकासी, राज्य के मुखिया होने के नाते जिम्मेवारी का अनुपालन नहीं करना और जब किंग मेकर बने हुए थे गुजराल साहब और देवगौड़ा जी की सरकार के समय ही सारी प्रक्रिया जेल प्रवास में इनका शुरुआत हुआ था। तो लालू जी की संपत्ति जितना जल्दी जब्त हो, चुनाव के पूर्व जब्त होकर के टेंडर निकाल करके जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास वहां बने, जिससे समाज के दलित और अति पिछड़ा को यह संदेश जाए, ये राजकोष का लुटेरा परिवार है। उस लुटेरा परिवार को केवल कारावास का दंड नहीं, जमीन अधिग्रहण का दंड मिलना चाहिए। चारा बदउनवानी मामला 1996 में उस वक्त सामने आया जब लालू यादव बिहार के वजीर आला थे। इस मामले में कुल 50 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 1997 में जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की तो लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया और राबड़ी देवी को वजीर आला बना दिया था। 3 अक्टूबर 2013 को लालू यादव को 17 साल तक जारी रहने वाले इस मामले में 3 साल 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 24 जनवरी 2018 को इन्हें तीसरे मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई। अब तक 3 मुकदमात में 13.5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। साल 2025 का पहला सूरज ग्रहण आज होने वाला है और ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। महकमा मौसमियात ने आज मगरबी बंगाल, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र के कई मकामात पर बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में भी ऐसी ही सूरत हाल का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश होने की कयास लगाया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाएं आइंदा 2 रोज तक पूरे शुमाली भारत को मुतासिर करेंगी, जबकि राजस्थान में गरज चमक के साथ तूफान का इम्कान है। इसके अलावा दिल्ली में भी तेज हवाएं चलेंगी, जिससे दर्जा हरारत में इजाफे से राहत मिलेगी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। आपको बता दें कि सफ़े अव्वल पर जो खबर इस वक्त ज़्यादातर अखबारात ने दी है वो है म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले की खबर।
भयानक ज़लज़ला, म्यांमार से थाईलैंड तक ज़बरदस्त तबाही। अखबार के मुताबिक 140 से ज़ायद अमवात, तादाद में इजाफे का खदशा। हिंदुस्तान समेत 5 ममालिक में महसूस किए गए झटके। लेकिन अगर अब अमवात की बात करें तो ये अमवात अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं और इसकी तादाद में इजाफा हो गया है। और हिंदुस्तान समेत 5 ममालिक में भी बताया जा रहा है कि ये झटके महसूस किए गए हैं। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है, 6661881921 इस पर रब्ता किया जा सकता है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि हिंदुस्तान, म्यांमार और थाईलैंड को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है और म्यांमार को काफ़ी इजाफी चीज़ें भी भेजी जा रही हैं। और ज़लज़ले की बाद सूरत हाल पर तशवीश का भी इज़हार किया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि आफत की सूरत हाल में इन ममालिक को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। और ज़लज़ले की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सोशल मीडिया पर के एक पैगाम में कि मैं सबकी हिफाजत और भलाई के लिए दुआ गो हूँ। हिंदुस्तान हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस सिलसिले में हमने अपने हुक्काम को तैयार किया हुआ है। साथ ही वज़ारत ख़ारजा को म्यांमार और थाईलैंड की हुकूमतों के साथ राब्ते में रहने के लिए भी कहा है और साथ ही वहाँ पर सामान भी भेजा गया है जिसमें दवाएं और कुछ किट्स शामिल हैं ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको आसानी फराहम की जा सके। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। वाइट हाउस में अफ्तार का एहतमाम, ट्रंप का इजहार तशक्कुर। ईद से चंद रोज़ कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में वाइट हाउस ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और जिसमें कई मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। ये इफ्तार पार्टी 27 मार्च की शाम को मुनक़्क़िद की गई थी जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ये इफ्तार पार्टी ऐसे वक्त में हुई है जब मगरबी एशिया में हालात कशीदा हैं, खुसूसन इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग से फ़लस्तीनी आबादी को बेइंतहा तकलीफ का सामना है। इस इफ्तार पार्टी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में हिमायत के लिए मुस्लिम तबके का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली होगी। और आइए नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। मरीन कार और इसमें ट्रांसपोर्ट बिल 2024 लोकसभा से मंजूर कर लिया गया है। और साथ में ये भी बता दें आपको कि लालजी समन के तबसरे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन मरीन कार ट्रांसपोर्ट बिल 2024 लोकसभा से मरीन कार्गो ट्रांसपोर्ट बिल 2024 लोकसभा से मंजूर कर लिया गया है। ये बयान कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में ये काम सिर्फ हमारे रिकॉर्ड तक ही महदूद नहीं रहा और ये कहना था धनखड़ का। लेकिन साथ साथ ये जो बिल पास हुआ है ये काफ़ी हद तक आगे जाकर आपको बता दें कि आबी गुजरगाहों और जहाज़ रानी के वज़ीर सरबरन सोनोवाल ने ऐवान में इस पहल पर मुख्तसर जवाब दिया, लेकिन ये काफ़ी कारआमद बिल होगा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि सदर द्रौपदी मुर्मू माहौलियात कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जी हाँ, सदर द्रौपदी मुर्मू हफ्ते को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माहौलियात पर कौमी कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह करेंगी, जबकि नायब सदर जगदीप धनखड़ इतवार को इसकी इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे और कई अहम मौज़ूआत पर इस पर बातचीत की जाएगी और कई अहम जो शख्सियात हैं इसमें शिरकत करेंगी। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। आपको बता दें कि लेबनान से ये खबर है, लेबनान और शाम के वज़राए दिफा की सरहदी सलामती पर गुफ्तगू मुआहदा पूरी तरह से तय पाया गया है। शाम और लेबनान ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी हदबंदी की जो एक ख़ास चीज़ है उसे बताया गया है कि इसकी अहमियत पर जोर दिया गया है और साथ ही इस बात की इत्तला जुमे को दी गई है और बताया गया है कि इस ताउन को फ़रोग़ की गरज से लेबनान और शाम के वज़राए दिफा ने जुमेरात की जो जद्दा में मुलाकात की थी उस पर यह मुआहदा तय पाया गया है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। आपको बता दें कि गज़ा में लाखों लोगों को भूख और इंसानी साख्ता कहत का सामना है और सिर्फ 2 हफ्तों की खुराक वहां बाकी रह गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी प्रोग्राम बराए खुराक ने ये खबर दी है कि उसके पास गज़ा के लिए जो चीज़ें मौजूद थीं वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं और सिर्फ 2 हफ्तों की जो खुराक है वो बाकी रह गई है। और वाज़ेह रहे गज़ा में लाखों लोगों को भूख और इंसानी कहत का इस वक्त सामना है। आलमी प्रोग्राम बराए खुराक के मुताबिक तकरीबन इस वक्त उसके पास 5700 टन खुराक मौजूद है, लेकिन ये खुराक
सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है। अब आगे की जो भी खुराक कोई पहुंचाएगा तभी गजा के जो लाखों लोग हैं उनको भूखमरी से निजात मिल सकती है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर जारी बातचीत के दरमियान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जुमे को व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने वजीर आज़म मोदी को बहुत स्मार्ट आदमी और उनका बहुत अच्छा दोस्त करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि वजीर आज़म मोदी हाल ही में यहाँ आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि भारत उन ममालिक में से एक है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और हमारे मुल्क के दरमियान सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक बेहतरीन वजीर आज़म है। काबिल ज़िक्र है कि ये पहला मौका नहीं है जब अमरीकी सदर ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। वो पहले भी वजीर आज़म मोदी की तारीफ करते रहे हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया अमरीकी दौरे के दौरान उन्होंने वजीर आज़म मोदी को एक अजीम लीडर और खुद से बेहतर मुज़ाकरातकार बताया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी के साथ टैरिफ पर बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान फ़ोन पर बात की। इस गुफ्तगू में तिजारत, महसूलात, खुद मुख्तारी और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा ऐलान किया गया कि दोनों रहनुमा कैनेडियन इंतखाबात के बाद मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये एक बहुत अच्छी बातचीत थी। हम बहुत से मामलात पर मुत्तफ़िक़ हैं और सियासत, तिजारत और दीगर तमाम अवामिल पर काम करने के लिए कनाडा के आने वाले इंतखाबात के बाद जल्द ही मुलाकात करेंगे। ताहम कार्नी और उनके दफ्तर की जानिब से अभी तक इस बातचीत पर कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया है। ये बात एक ऐसे वक्त में हुई है जब कार्नी ने कनाडा की मईशत को अमेरिका पर इन्हिसार से आज़ाद करने का वादा किया है और ट्रंप अप्रैल 2 में नए टैरिफ का ऐलान करने के लिए तैयार है। और जलियांवाला बाग के कत्ले आम पर बरतानवी पार्लियामेंट में एक बार फिर मुआफ़ी का मुतालबा किया गया है। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है। जलियांवाला बाग कत्ले आम की 106वीं बरसी से 2 हफ्ते कबल जुमेरात को बरतानवी कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि बरतानवी हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए कि क्या गलत हुआ है और इसे बाज़ाब्ता तौर पर भारत से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बॉब ब्लैकमैन ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए लोगों के कत्लेआम को याद किया और इसके लिए मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने 2013 में एक दौरे के दौरान इस वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दिया था। On the 13th of April 1919, families gathered very peacefully in the Jallianwala Bagh to enjoy the sun, enjoy a day out with their families. General Dwyer, on behalf of the British Army, marched his troops in and ordered his troops to fire on those innocent people until they ran out of ammunition. At the end of that massacre, 1,500 people were dead and 1,200 injured. Eventually, General Dwyer was disgraced for that stain on the British Empire. In 2019, the then Prime Minister, Theresa May, recognised this was a stain on British colonial rule in India. But could we have a statement in government time? The anniversary of this will be on the 13th of April this year when we're in recess. So could we have a statement from the government admitting to what went wrong and formally giving an apology to the people of India? रूस ने यूक्रेन के जनूब मशरक़ी शहर ड्निप्रो पर रात में एक बड़ा ड्रोन हमला किया जिसमें 4 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। इलाकाई गवर्नर सेरहिल ज़ौक ने बताया कि जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है और हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। इस हमले में एक होटल और रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्स समेत कई इमारतों में आग लग गई जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के एहलकार मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नर रज़ाक ने बताया कि रूस ने शहर पर 20 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए हैं जिनमें से ज़्यादातर यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिए हैं। वाक़े की वीडियोज़ और तस्वीर पर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं जिनमें आग के शोले, धुआं और तबाहशुदा इमारतों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है।
और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज़ ने कहा कि यूक्रेन में एक मुंतखब हुकूमत है जिसका एहतराम किया जाना चाहिए। इससे कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तजवीज़ दी थी कि नए इंतखाबात कराने के लिए यूक्रेन को एक आर्जी इंतज़ामिया के तहत रखा जा सकता है। और अब पेश है मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब।